राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, मस्त नहीं बेहतरीन होंगे। एंड आई डू होप कि आप सब जो है आपकी पढ़ाई भी है अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो DSSB के द्वारा जो टीचर्स वैकेंसी निकलती है, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, चाहे वो PRT हो, उसके बारे में, एंड जो अभी वैकेंसी निकली है उसके बारे में भी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे पेपर 1 की, जो कि जनरल स्टडीज़ का होता है। एंड आपको पता है चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, चाहे वो PRT हो, सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है। एंड कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है पेपर 1, इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने इस पेपर में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप जो है ये सरकारी नौकरी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आप आराम से दिल्ली टीचर्स जो है वो उस कैटेगरी में आ सकते हैं, वो टीचर बन सकते हैं आप। इसलिए ये जो पेपर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अब जो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो की खास बात मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो जो है ये प्योरली एनालिसिस बेसिस पे बना हुआ वीडियो है। इस वीडियो में हमने PYQs जो पहले कंडक्ट हुए हैं उनको एनालाइज किया है, पेपर पैटर्न के जो चैप्टर वाइज है या फिर आप टॉपिक्स वाइज कह लो कि किस में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कहाँ से ज़्यादा पूछता है सवाल, कहाँ से कम पूछता है। एंड थर्ड, जो यूट्यूब पे बच्चों के व्यूज़ हैं कि ऐसा पेपर हुआ, ये था, ये चीज़ ज़्यादा पूछी गई, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, इन सभी को एनालाइज करके हमने ये वीडियो बनाया है। इसलिए ये वीडियो जो है एक तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच देगा आपको, रदर देन मैं ये बोल दूं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ से जो है क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसको आप देख के, जिसको आप प्रॉपरली रिवाइज करके पढ़ के उस पर स्ट्रॉन्ग हैंड रख के जो है आप ये पेपर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले कुछ मिनट्स जो हैं वो आपके लिए गेम चेंजिंग मोमेंट्स रहने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें उसका पैटर्न समझना पड़ता है। आपको पता है TGT हो तो उसमें 2 पेपर्स होते हैं, PGT हो उसमें भी 2 पेपर्स होते हैं। बस फर्क है कि TGT में पेपर 1 100 नंबर का होता है, PGT में भी सेम होता है, लेकिन पेपर 2 में नंबर यहाँ पे 100 होता है, वहाँ पे 200 होता है, बस इतना फर्क है। लेकिन जो जनरल पेपर 1 है, ठीक है, वो लगभग TGT PGT PRT के लिए सेम रहता है, सेम सिलेबस रहता है। एंड लगभग मैंने ये भी पाया है कि उनमें लगभग सेम टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए पेपर का पैटर्न समझना सबसे ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे पेपर 1 की तीनों के लिए। ठीक है, TGT PGT एंड PRT तीनों के लिए ये जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पैटर्न को समझते हैं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लगा रखा है, TGT का मैंने एग्जांपल लगा रखा है। ठीक है, कि TGT में जो है आपको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। सेक्शन 1 जो है वो जनरल सेक्शन होता है, यानी कि जनरल स्टडीज होती है, और सेक्शन 2 यानी कि पेपर 2 जो होता है वो कोर सब्जेक्ट प्लस पेडागॉजी बोल लो या फिर BEd टाइप क्वेश्चंस बोल लो। ठीक है, ये जनरली मैंने सिंपल सा ये आपको एक पैटर्न दे रखा है। हम बात करेंगे वो सेक्शन 1 की, सेक्शन A की, जनरल सेक्शन की। ठीक है, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एंड 0.25 जो है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। एंड पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब क्या ये, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। सेक्शन 1 में तो नहीं होता है, जनरल पेपर में नहीं होता है, पर सेक्शन 2 में होता है एंड ओवरऑल भी होता है। यानी कि अगर आप जनरल EW से हैं तो आपका 40% मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपके आने ही चाहिए, तभी आपकी जो है कॉपी फर्दर चेक होती है। सेम चीज़ OBC में है 35%, ST SC PW में 30% एंड एक्स सर्विसमैन में 5% का रिलैक्सेशन मिलता है।
ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको जो है पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, पहले आपको देखो इसमें हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग सबने देख रखा होगा, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे कि DSSB के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, जिनसे सवाल जो है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं। मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से ना पूछे गए हों, तो हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन, एक तो फेवरेट है जो तो मतलब कि हर चीज़ में देखने को मिलेंगे, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फेवरेट से कम मात्रा में, लेकिन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड फिर मैं थोड़ी सी कट ऑफ की भी बात कर लूँगा कि कितना आपको जनरल पेपर में लाना ज़रूरी है, ताकि आप जो है पेपर 2 के लिए जो सेक्शन बी है उसके लिए रिलैक्स हो सकें कि भाई हाँ, अगर मेरा सब्जेक्चुअल पेपर अच्छा नहीं भी गया तब भी मैं पेपर को आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो एंड क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम बात करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच की। ठीक है, कि ऐसा रहना चाहिए ये हम बात नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे, प्रैक्टिकल फिजिबल जो अप्रोच है वो क्या हो सकती है। ठीक है, एंड थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने बच्चों का रिव्यू भी सुना है, तो मुझे पता है कि बच्चों ने क्या रॉन्ग्स किए हैं, क्या गलती की है, जिसकी वजह से जो है उनको पेपर से हाथ धोना पड़ा, या फिर आप कह लो कि मतलब अच्छा पढ़ते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पेपर 1 को समझते हैं। पेपर 1 को अगर मैं सिंपल सा कैटेगराइज करूं तो आपको जो है, ये देखो, ये तो पेपर 2 है, सेक्शन बी, इसको हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी आप पेपर 1 देखो, पेपर 1 में आपको 100 नंबर देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चंस, और क्या बोलते हैं, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे जो सेक्शंस हैं, मतलब जैसे मान लो अगर आप पहले जनरल अवेयरनेस कर रहे हो, अगर आपने उस सेक्शन से रीजनिंग सेक्शन में स्विच किया तो आप वापस जनरल अवेयरनेस में नहीं जा सकते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक सेक्शन को तहे दिल से कर लो, जितना बन रहा है उतना कर लो, एंड फिर आगे मूव करो। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथ्स से भी 20, एंड हिंदी और इंग्लिश से भी आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि इक्वली आपको जो है 5 सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि इक्वल मार्क्स के होते हैं, एंड दे कंट्रीब्यूट टू दी 100 मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज़ आई होप कि आपको पता होगी। ठीक है, एंड अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में सिलेबस जो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। एक आप मान लो स्टैटिक जीके जो है, ठीक है, और एक आपकी करंट अफेयर जो है। अब मैं इन दोनों की बात करता हूं। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है सबके दिमाग में कि सिलेबस जीके का बहुत वास्ट होता है, एंड ऑब्वियसली आपने कई एग्जाम में देखा होगा कि जीके जो है वो तय करता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जीके पर अच्छा गया, नंबर कम हुए तो फिर अच्छी रैंकिंग, अच्छे नंबर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर आए जीके में तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ DSSB के फेवरेट टॉपिक्स की, कि भैया ये तो इनके फेवरेट हैं, जैसे होता नहीं, वो चहेते होते हैं कुछ, तो वैसे ही जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक सेक्शन में DSSB जो है वो आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो आप, और
ज्योग्राफी, ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके बहुत फेवरेट हैं। इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो है वो आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस आप कर भी सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। ये उसके फेवरेट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, ये चाहे कोई भी साल हो, किसी भी साल का उठा लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थोड़ी सी उसकी बात भी कर लेता हूँ। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी तो आपको समझ में आ गया कि इन पे तो ध्यान देना ही है, इनको तो स्टार मार्क कर लो, इनको तो सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं को देनी है। उसके बाद जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो देनी है हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री पे देनी है, और बजट जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, एंड उसके अलावा कुछ जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिला है, दैट इज योर बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर हो गया, अवार्ड हो गया। ठीक है, और स्पोर्ट्स से आपको जो है देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। रैंकिंग इंडेक्स या फिर रैंकिंग आप कह लो कि यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक है, ईज ऑफ बिजनेस में इंडिया की क्या रैंक है, वैसा टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फोक डांस जो कि आर्ट एंड कल्चर बेसिकली आप कह लो, उससे आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। एंड एक चीज़ और मिस कर दी मैंने, यहाँ पे लिख लो आप, नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा फोकस किया जाता है। 80 से 90% जो है वो यहां से देखा जाता है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो आपको पता है करंट अफेयर वास्ट है। ठीक है, बट करंट अफेयर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मैं आपको प्रायोरिटाइज करूंगा कि आप पिछले 6 मंथ की, 5 से 6 मंथ की करंट अफेयर जो है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन 1 साल की करंट अफेयर। ठीक है, एंड अगर मतलब कि इसको वैसे पढ़ना है आपको कि जैसे मतलब हर दिन आपने 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे, फिर अगले दिन 10 देखे, फिर एक हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लिया, वैसा टाइप का ज़्यादा फोकस इस करंट अफेयर पे नहीं देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन है आपका रीजनिंग एबिलिटी का। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी सेम चीज़, पहले मैं आपको बताऊंगा कि फेवरेट क्या है, फेवरेट बच्चे क्या हैं डीएसएसबी के। तो रीजनिंग में फेवरेट जो है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। डीएसएसबी का फेवरेट है भैया सीटिंग अरेंजमेंट, जहां से क्वेश्चन जो है वो आपको देगा ही देगा, इसके बिना तो बेचारा वो रह ही नहीं सकता। ठीक है, ये उसके फेवरेट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप नोट कर लो। पहला आया है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, एंड देखने को मिलते ही मिलते हैं। सेकंड मैं बात करूं जो ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट होता है, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वहां से आपको देखने को मिलेगा। नंबर सीरीज से देखने को मिलेगा, है ना, जैसे इसके इस सीरीज के आगे ये अगला वाला क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वैसा वाला जो है ना। सेम चीज़ आप फिगर एंड इमेज से भी समझ सकते हैं। फिगर मतलब 4 फिगर दे रखी है, कौन सी गलत है, 4 इमेज दे रखी है कि नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी, वैसी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर आप वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग। और उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड स्टेटमेंट में आप ये समझो एक सिलोगिज्म करके है, आपको पता होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि ए जो है सम ए आर बी, सम बी आर सी, वैसा टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड इसमें एक चीज़ और, वेन डायग्राम को भी ऐड कर लो, इससे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरे रीजनिंग में अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तभी आप जो है बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, एंड देखो सिंपल सी चीज़ आप समझो, आप 5 सेक्शन है। जो आपके जीके है वो नॉर्मली हर बच्चे की वीक होती है, एंड जीके थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया।
तो आपके जो बचे 4 टॉपिक्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश और या हिंदी में से किसी एक पे जो है बच्चे का ज़्यादा ध्यान होता है, या तो हिंदी अच्छी होगी या तो इंग्लिश अच्छी होगी, पर फिर भी जो भी आपकी अच्छी है उस पर ज़्यादा पकड़ बनाओ, ठीक है। हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो पहले आगे मैथ्स की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मैथ्स की बात करूं मैं, मैथ्स का फेवरेट बच्चा जो है वो आपका है टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 टॉपिक जो हैं ये डीएसएसबी के फेवरेट है, प्रॉफिट एंड लॉस। इनसे क्वेश्चन तो वो देगा ही देगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए इनसे क्वेश्चन देगा ही देगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस तो हो ही गया। फिर इसके बाद आप लिख लो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, हो गया परसेंटेज, हो जाएगा परसेंटेज, एवरेज, है ना। इससे भी एवरेज से तो 2 ही तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये तो इजी है, पर इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ स्पीड भी, उससे एवरेज स्पीड वगैरह, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एवरेज हो गया तो यहाँ पे एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके वो भी आप ऐड कर लो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट लिख लिया, हाँ डिस्काउंट हो गया। एंड जैसे पाइप वाला जो क्वेश्चन होते हैं, पाइप एंड सिस्टम व टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड एक और डीआई, डीआई से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये मैथ्स के चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनसे डीएसएसबी के ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई भी पेपर उठा लेना, ठीक है, कोई भी मॉक लगाना, आपको ये टॉपिक्स आपको देखने को ही मिलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एंड मैथ्स के बारे में एक चीज़ नोट और कर लो जो आपको करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप डीएसएसबी का पेपर 1 जो है वो बहुत अच्छे नंबर से निकालें, तो वो है कि आपको कैलकुलेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है। एंड उस फोकस के लिए आपको डेली कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि 2 से 20 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, क्यूब जो है वो याद होनी चाहिए, है ना। फ्रैक्शन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1/4 कितना होता है, 20% 25% होता है, ये सब चीज़ें 1/6 कितना होता है, ये चीज़ें आपको जो है याद होनी चाहिए। इसके याद मतलब कि इंस्टेंट, जैसे ही आप देखो वैसे ही आंसर आए, उसके लिए आपको डेली ये कैलकुलेशन जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, अगर कितना भी स्लो हो, सिर्फ एक कॉपी में लिखना है। अगर आप 30 दिन तक लिखते रहोगे ना भाई, सिर्फ लिखोगे, तब भी आपको जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ स्ट्रांग हो, तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, डेली करनी, ठीक है। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश के जो फेवरेट हैं, पहले फेवरेट की बात कर लेते हैं ना, पहले चहेती की बात करते हैं, फिर बाकी सबकी बात करते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के, इंग्लिश सेक्शन का जो फेवरेट है वो हैं आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल से भैया क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है, सेम चीज़। अब बात करते हैं फेवरेट की, तो इंपॉर्टेंट की। तो इंपॉर्टेंट में आप कह जाएंगे एरर करेक्शन जो हो गया, या एरर स्पॉटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सब इसी में लिख लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो भी है, इंप्रूवमेंट या सब्स्टिट्यूशन, दोनों मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी इसी में ऐड कर लो, इन दोनों में फिलिंग द ब्लैंक्स भी ऐड कर सकते हो आप, मतलब लगभग सेम ही है कंटेक्स्ट, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ओके। और वोकैब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फिर क्या बोलते हैं, पर्यायवाची और विलोम, जिसको हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स बोलते हैं, है ना, ये इससे तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, एंटोनिम सिनोनिम की खास बात क्या है पता है, लगभग बहुत से वर्ड्स जो हैं वो रिपीटेड आते हैं, तो इसके लिए
आपको मॉक देना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसा नहीं बोला कि सेम आते हैं, पर सेम जगह के जो है शब्द जो है, शब्दावली जो है वो आती है रिपीटेड, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो तो मैंने बता ही दिया, सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, है ना। पैराजम्बल्स हो गए, पैराजम्बल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इडियम्स, मुहावरे से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड जो पैसेज है, पैसेज तो दोनों का इंपॉर्टेंट है। पैसेज जो है इसको स्टार मार्क कर लो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इडियम्स, और यहाँ पे इसको फ्रेजेस भी कर लो, फ्रेजेस भी पूछ लेता है कभी कभी, बात एक ही है। फिर पैसेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ये बेसिक इंग्लिश है, और मतलब इसको आप फेवरेट भी मान सकते हो कि पैसेज को फेवरेट भी मान सकते हो कि भाई पैसेज भी आपको देगा 100%। सेम चीज़ हिंदी में भी है, हिंदी में भी जो फेवरेट है वो पैसेज ही है, गद्यांश जिसे बोलते हैं, अपठित गद्यांश। इससे क्वेश्चन आपको देता ही देता है, ये तो भैया बहुत ज़रूरी। उसके अलावा इंग्लिश में जैसे थे आपके क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, है ना, विलोम, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी, ये तीनों जो हैं लगभग, चाहे इंग्लिश की बात कर लो चाहे हिंदी की बात कर लो, लगभग दोनों जो हैं वो सेम है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंग और वचन, बहुवचन, प्लूरल वगैरह, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव, तत्सम क्या बोलते हैं, तद्भव, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और संधि समास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, संधि समास, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और जो क्या बोलते हैं, ये होता है मुहावरे, तो मुहावरे लिख लो आप, ऐड कर लो। और एक और चीज़, जो शुद्ध अशुद्ध होते हैं, शुद्ध अशुद्ध जो होते हैं, उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। इन सभी से, ये सभी जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो ये मैंने आपको पांचों सेक्शन का जो है वो बता दिया कि भाई ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, अगर मान लो कि चलो मैं एक वीडियो में आपको, अभी तो ये वीडियो मैं लेंथी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी है ना। थोड़ा सा और मैं आप जो गलती होती है जिस पर आपको फोकस करना है वो चीज़ और बता देता हूँ। फिर मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से आप जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार 5 सेक्शन की वापस बात कर लेता हूँ। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। 20-20 नंबर के सारे हैं। अगर आप रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में 10 से 12 या 13 जो है क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग में मानता हूँ कि अगर 18-19 आपको करने ही सही है, ठीक है। और सेम चीज़ मैथ में भी 17-18-19 जो है आपके सही होते हैं, ठीक है। एंड सेम चीज़ इंग्लिश में आपके सही होनी चाहिए लगभग। इंग्लिश या हिंदी जो आपका कोर सब्जेक्ट है, मान लो आपका हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी में आपके 19 भी सही होने चाहिए, ठीक है। अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश में 19 भी सही होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जो आपका वीक है, जैसे मान लो कि किसी बच्चे का इंग्लिश हिंदी स्ट्रांग है, इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश में कम से कम उसके 14 या 15 सही होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आप आराम से 85 प्लस या 90 जो है वो आराम से स्कोर कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे भाई, बिना कोई दिक्कत के। और इतना आपको लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहले पेपर में 90 स्कोर कर लेते हैं तो आपके जो है 90% चांस पक्के हो जाएंगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं वो बातें आपको बताता हूँ जो जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है पढ़ने के अलावा। मतलब सिलेबस पे तो फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो फोकस करना है, पर मैं वो चीज़ बताता हूँ जिनकी वजह से जो है बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली चीज़ जिस पे ध्यान देना है वो ये है, एक चीज़ दिमाग में रख लो कि आपको अपने
रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज और कंसाइज आपको जो है प्रिपरेशन करनी है या फिर कंसाइज रिसोर्सेज रखने हैं। मतलब ये मान लो कि अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे ही फॉलो कीजिए, या फिर दो टीचर मान लो, आप दो टीचर को फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं है कि ये इसको भी देख रहे हैं, 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 फिर क्या है, हमेशा आपको लगेगा कि मेरा हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो छूट ही रहा है, कभी आपका जो है वो पूरा लगेगा ही नहीं। एंड उसकी वजह से जो है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा जो ज़रूरी है पेपर निकालने के लिए। तो हमेशा रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है, मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो है वो मॉक टेस्ट और PYQs हैं। मॉक टेस्ट और PYQs जो है वो आपको देने हैं, ठीक है। पर मेरा ऐसा मानना है कि देखो, स्टार्टिंग में जैसे अभी मान लो आप नए नए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एक दो मॉक आप दे लो। उससे क्या है कि आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद जब सिलेबस कवर करोगे ना, तो वो क्वेश्चन जो आपके गलत होंगे वो आपके हमेशा दिमाग में चढ़े रहेंगे कि जब भी आप उस टॉपिक पे आओगे, अरे यार ये क्वेश्चन पूछा था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। सेकंड चीज़ क्या है, कभी भी PYQ और मॉक में नंबर के पीछे नहीं भागना कि भाई मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, इस पे पीछे पे नहीं भागना है। आपको PYQ और मॉक जो है वो एनालिसिस के तौर पे लेना है, एक एनालिसिस टूल के तौर पे लेना है कि भैया मेरा जो है ये टॉपिक जो है ये स्ट्रांग है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसमें मेरा टाइम कम जा रहा है। ये टॉपिक जो है ये मेरा वीक है, इस पर मेरा टाइम भी ज़्यादा जा रहा है, एंड इसमें मेरे सवाल बन भी नहीं रहे। तो इस ऐसे करके आपको पता चलेगा कि भाई मेरे कौन से टॉपिक जो है वो स्ट्रांग है, कौन से वीक हैं, और उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ मॉक क्या हेल्प करती है, वो हेल्प करती है टाइम मैनेजमेंट की। जो मैंने देखा कि मैक्सिमम जो है बच्चों की यही गलती होती है। तो हर कोई इमोशनल होता है, ठीक है। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रख दिया जाए जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन उसमें ट्रिकी क्वेश्चन रख दिया जाए, अब उसे आपको सॉल्व नहीं कर रहा, तो आपका मन मानेगा नहीं, आपका मन मानेगा कि इसको मैं सॉल्व करके ही रहूँगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन को करने से ज़्यादा आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए कि भाई अगर ये क्वेश्चन मुझे इस टाइम 1 मिनट में मेरा नहीं हो रहा, तो मैं इसको छोड़ के इसको लास्ट में देखूंगा। लास्ट मतलब लास्ट तो चांस है ही नहीं, मतलब एक बार सेक्शन क्रॉस करके फिर चांस है नहीं, फिर भी तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्वेश्चन छोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, टाइम आपके पास लिमिटेड है, 2 घंटे ही हैं 2 पेपर सॉल्व करने के लिए, 200 क्वेश्चन भी हैं। अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देंगे तो पीछे के जो क्वेश्चन जो आते भी होंगे आपको, वो आपके छूट जाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमेशा अपने जो है नोट्स क्रिस्प नोट्स रखने हैं। क्रिस्प नोट्स का मतलब मेरा क्या है कि आपका जैसे कोई भी टॉपिक है उसके नोट जो है 4 या 5 पेज में होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्या होता है कि फर्दर आपको इन फ्यूचर रिवीजन करने में आसानी होती है। 4-5 पेज हैं तो फटाफट आपने 15 मिनट में उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। एंड जैसे आपने जो एनालिसिस किया, मान लो आपके कोई क्वेश्चन गलत आया एंड वो क्वेश्चन जो है एक टॉपिक से रिलेटेड था, अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप उसको इसमें ऐड कर लो, तो स्टार मार्क लगा लो, वहाँ पे ऐड कर लो, तो आपको याद रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत था, इसका ये आंसर होना था। तो इस तरह से जो है आपका क्रिस्प नोट जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड मैंने देखा है कि मैक्सिमम जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जिनके मैंने वीडियोज़ देखे हैं और जिन बच्चों से जो बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे मैंने सबसे बड़ी गलती उनकी यही पाई है कि पहली चीज़ वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे, और सेकंड चीज़ वो रिवीजन ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, मेरा अभी भी ये टॉपिक रिमेनिंग है, अभी भी ये टॉपिक रिमेनिंग है। तो देखो, जैसे मान लो आपके पास 3 महीने, तो 2 महीने पूरा सिलेबस को दे दी, आप पहले से बना लो, पहले दिन ही बना लो कि मुझे ये पढ़ना है, पढ़ने लग जाओ, 2 महीने पढ़ लो, 2 महीने बाद रुक जाओ, जितना हुआ उतना हुआ, ठीक है, आगे मत पढ़ो। 2 महीने के बाद जो है उसको कंटिन्यूस रिवीजन करते रहो, और साथ साथ बीच बीच में नए नए टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े हैं उसको भी पढ़ते रहो। इससे जो है वो रिवीजन होता रहेगा। एंड जो 2 महीने आप पढ़ रहे हो उसमें भी आपको प्रॉपर इंटरवल पे रिवीजन करना है। जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, तो आज एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उसको रात में रिवाइज कर लो, एक हफ्ते में जो पढ़ा उसको संडे के दिन रिवाइज कर लो, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। एंड एक सर्टेन टाइम के बाद आपको मॉक टेस्ट रेगुलर लगाने हैं। मॉक टेस्ट से मुझे याद आया कि
आपको जैसे अगर मान लो कि 2 घंटे बैठने में दिक्कत हो रही है, तो जो कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं आप वो हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा सकते हैं, पर रेगुलर आप जो है वो सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं मेरे दोस्त। कि मान लो आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप मैथ्स के डीएसएसबी के सेक्शनल मॉक लगाइए, उससे क्या है आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है, एंड आपकी हेल्प भी होगी काफ़ी हद तक, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अपने आप को जो है आपको तैयार करना है कि आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इजीली जो है ये नौकरी ले सकते हैं, ये भरोसा आपको रखना है। एंड मैंने आपको बता दिया कि किन किन टॉपिक से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एंड आप कुछ टाइम बाद ही मैं आपको जो है प्रॉपर तरीके से हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको PYQs की मदद से जो है चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से जो है कौन से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं। इन सब के लिए हम एक सीरीज़ वगैरह या फिर आप ये कह लो कि एक जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आप उसके लिए वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल्स से आप जुड़े रहिए, एंड हो सके जो और भी आपके दोस्त हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी जोड़िए, उनके साथ शेयर कीजिए। एंड देखो सिंपल सी बात है, क्वालिटी पे आपको जो है फोकस करना है, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोस लग रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव हैं एंड ये बंदा हमारी हेल्प कर सकता है पेपर निकालने में, तो डोंट गो विद दी फॉलोवर्स कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं या मेरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है देन हमसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरा भरोसा यही है, मैं क्वांटिटी पढ़ाने में यकीन नहीं करता, मैं क्वालिटी पढ़ाने में यकीन रखता हूँ। तो ये चीज़ बस मुझे बतानी थी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलेंगे फिर से दोबारा, एंड तब तक के लिए राधे राधे सभी को।